जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था भाषा पे और आज हम लोग उसके आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा व व्याकरण का समान परिचय। हालांकि हम लोग इसको हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से लगभग आपको 50 से 60% ही पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में। दोस्तों, आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आरबी सर का आज एक मैथ का वीडियो जा रहा है आपके पास इस चैनल पे, तो उसको आप लोग देखिएगा। और सबसे पहले हम लोग कल जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था भाषा। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा की उत्पत्ति भाष से हुई थी, जो संस्कृत शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना। और विचार क्या होता है? विचार होता है मनुष्य के मन की आध्यात्मिक इकाई। इसको हम लोगों ने जाना था। फिर जाना था भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा की डिफिनीशन हम लोगों ने जाना था। भाषा वह माध्यम है जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक हम लोग अपने भाव या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था भाषा के गुण। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ चलती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, किसी भाषा को सीखने के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है। उन्होंने बताया था, हमने पहला देखा था जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण की भावना होनी चाहिए, अभ्यास की भावना होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि भाषा के कौशल, उसमें हमने देखा था पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक हमारी मनोवैज्ञानिक थी मारिया मोंटेसरी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस क्रम को इस प्रकार बताया था कि सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना, उनके अनुसार ये भाषा का कौशल का क्रम है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि भाषा के प्रकार हम लोगों ने देखा था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो हम लोग मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका हम लोगों ने उदाहरण भी जाना था कि एक नेता सभा को संबोधित कर रहा है तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र या पत्रिकाएं पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ये क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। फिर हम लोगों ने देखा था सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अंपायर का, क्रिकेट मैच में अंपायर का जो है आउट देना, जिस तरह से इशारे में बात करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था कि सबसे सरल भाषा कौन होती है, सबसे कठिन कौन सी भाषा होती है। सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि भाषा की प्रकृति कैसी होती है। भाषा की प्रकृति समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं उपभाषा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे उपभाषा पे। भाषा को हमने एक तरह से देखा फिर से। उपभाषा क्या होती है? पहले भाषा आएगा, उसके बाद उपभाषा आती है। उपभाषा होती है जो है बोली। उपभाषा बोली और भाषा के बीच की कड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, उपभाषा जो होती है बोली और भाषा के बीच की कड़ी होती है। उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक होता है तथा राजभाषा से कम होता है। इसे परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछे कि उपभाषा क्या है तो बताएंगे आप, उपभाषा जो है बोली तथा भाषा के बीच की कड़ी होती है। इसका जो क्षेत्र होता है बोली से अधिक होती है तथा राजभाषा से कम होता है, और इसे परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। मैं बोली ही बताऊंगा किसे कहते हैं और राजभाषा भी किसे कहते हैं, इसको भी बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं उपभाषा किसे कहते हैं। इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसा कि हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं, उपभाषा बोली और भाषा के बीच की कड़ी होती है।
उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक तथा भाषा से कम होता है और इसे परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। अभी एक परीक्षा में पूछा गया था कि परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं, तो उपभाषा को परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। इसके बाद इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बोली किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिए। हम लोगों ने उपभाषा जाना, अब जानते हैं बोली क्या होती है। किसी भी निश्चित व छोटे भाग में भावों का या विचारों को आदान प्रदान करने की इकाई बोली कहा जाती है। एक छोटे से भाग में, किसी निश्चित या छोटे भाग में भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करने की इकाई बोली कहलाती है। जैसे हम लोगों की बोली अवधी है, भोजपुरी है, ये बोली में आती हैं। तो बोली में कौन कौन सी आती हैं हम लोग देख लेते हैं। एक आती है अवधी, भोजपुरी, तो बोली की परिभाषा देखिए। उपभाषा की परिभाषा देखिए। भाषा की परिभाषा ये होती है, भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाती है। उपभाषा होती है बोली तथा भाषा के बीच की कड़ी को उपभाषा कहते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है बोली से अधिक होता है, राजभाषा से कम होता है। इसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। उपभाषा हो गया। बोली क्या है? बोली किसी निश्चित व छोटे भाग में भाव या विचार की आदान प्रदान की इकाई बोली कहलाती है। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। 650 लगभग। तो हम लोग जानेंगे कि बोलियां कितनी होती हैं, हिंदी भाषा में बोलियां कितनी होती हैं, उपभाषा कितनी होती हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। आप लोग इस बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे राजभाषा किसे कहते हैं। वह मानक भाषा जिसे राज्य के शासन प्रशासन संबंधित कार्यों में उपयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। वह मानक भाषा जिसे राज्य के शासन प्रशासन संबंधित कार्यों में उपयोग में लाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी भारत के लगभग 33% क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। और हम लोग जानेंगे इसके बाद कि हिंदी भाषाई राज्य कौन कौन से हैं। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषाई राज्य कौन कौन से हैं। हम लोगों ने जाना कि राजभाषा किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका हिंदी जो है राजभाषा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। अगर उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जा रही है तो उत्तराखंड में हिंदी बोली जाएगी। मतलब कि ये राजभाषा है हिंदी। ये उत्तर प्रदेश की राजभाषा है। उत्तराखंड की भी राजभाषा है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। हरियाणा की भी राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो इसका भी राजभाषा क्या होगा? हिंदी। बिहार की राजभाषा हिंदी है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है। बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी जो है हिंदी क्या है? राजभाषा है। मतलब इतने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। पूरे भारत में लगभग 33% क्षेत्र पर ही हिंदी बोली जाती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि हिंदी जो है किस राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है। यहाँ पर ये जितने राज्य ऊपर लिखे गए हैं, ये इन राज्यों की जो राजभाषा है हिंदी है। और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो हिंदी है द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को भाषा की परिभाषा बताया, उपभाषा किसे कहते हैं उसको बताया, बोली किसे कहते हैं उसको बताया, राजभाषा किसे कहते हैं इसको बताया। तो कन्फ्यूजन कहीं मत लाइएगा। तो भाषा तो परिभाषा आप लोग जान रहे हैं।
बोली की परिभाषा मैंने बताया कि मतलब बोली जो है एक छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, उपभाषा उससे बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोली से मिलकर उपभाषा बनी और उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी एक भाषा है, हिंदी क्या है, एक भाषा है। इसकी जो है 5 उपभाषाएँ होती हैं और इसमें जो है कहीं कहीं बुक में 17 बोलियाँ दी हैं, कहीं कहीं 18 तो कहीं कहीं 22 बोलियाँ दी हैं। उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि इस पर कहीं कन्फ्यूजन मत आने दीजिए कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। हम लोगों ने राजभाषा देखा, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली जाती है तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी क्या पूरे भारत बोली जाती है? नहीं, इसलिए राजभाषा है। राष्ट्रभाषा जो है भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है अपने संविधान में। तो कोई पूछे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं तो बता दीजिए वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली जाती है तथा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बोली बताया, उपभाषा बताया, राजभाषा बताया, राष्ट्रभाषा बताया। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो हम माँ के मुख से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जो हम माँ के मुख से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम या भाषा क्या होती? मातृभाषा होती। एक बार पूछा गया था कि विचार की अभिव्यक्त करने की सबसे अच्छी भाषा कौन होती है, तो वो मातृभाषा होती। अपने विचारों को आप किसी के समक्ष रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आप मातृभाषा जो आपकी होगी उससे रख पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त भाषा या माध्यम मातृभाषा होती है। आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। अधिगमकर्ता अपने अधिगम की शुरुआत मातृभाषा में ही करता है। अधिगमकर्ता जो है अपने अधिगम की शुरुआत किससे करता है? मातृभाषा से करता है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इक्कीस फरवरी को मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान और हिंदी। हम लोगों की हेडिंग है भारतीय संविधान और हिंदी। तो भारत के संविधान में हिंदी का स्थान कहाँ है? अब हम लोग इसको जानते हैं। हम लोगों ने भाषा, बोली, राजभाषा, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा सबको देख लिया। अब हम जानते हैं हमारे संविधान में हिंदी को स्थान कहाँ मिला है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग में हिंदी का उल्लेख है। तो आप लोग भाग बताएंगे 17। भाग 17 में हिंदी भाषा, भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद पूछेगा, अगर पूछेगा भाग पूछेगा तो आप बताएंगे भाग 17। अनुच्छेद पूछेगा तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक क्या है? भाषा का उल्लेख है। अगर पूछ लेगा अनुसूची बता दीजिए आप लोग, तो अनुसूची में बताएंगे आप लोग कि अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। भाग पूछेंगे तो भाग 17 बताएंगे
अनुच्छेद पूछे गए तो अनुच्छेद 341 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा का उल्लेख है। अगर अनुसूची पूछेगा तो बताएंगे अनुसूची 8 में जो है भाषा का उल्लेख है। ये तीनों चीज़ आप एकदम ध्यान में रखिएगा। हिंदी का उल्लेख नहीं, भाषा का उल्लेख। भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख है और अनुसूची 8 में जो है भाषा का उल्लेख है। अब हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख है। अब हिंदी भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है ये देखने वाले हम लोग हैं। हिंदी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से लिखा है भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसमें हिंदी का उल्लेख किया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि हिंदी को सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना की भाषा माना जाता है। सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। बात है 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। अब की बात है 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दिन से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। किसके कहने पर? 14 सितंबर, हम बता देना चाहते हैं आपको, 14 सितंबर 1949 को एक थे गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर की अनुशंसा पर जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसीलिए हम लोग जो है 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दिन से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसकी अनुशंसा पर? गोपाल स्वामी अयंगर की अनुशंसा पर। हिंदी जो है कब राजभाषा जो है घोषित हुई थी, तो बताएंगे 14 सितंबर 1949 को। ये फैक्ट आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए।
एक बार पूछ लिया गया था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिए हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी कब से शुरुआत हुई थी विश्व हिंदी दिवस की? तो सबसे पहले 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। कहाँ बताएंगे आप? 1975 में नागपुर। कहाँ बताएंगे? सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 1975 नागपुर में। और 2006 से हम लोग जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किए हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को शुरुआत कब हुई थी? 1975 को नागपुर में। और कब से लगातार मना रहे हैं? तो 2006 से हम लोग विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 से लगातार विश्व हिंदी दिवस हिंदी दिवस 10 जनवरी को मना रहे हैं। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 10 जनवरी को, और 2006 से लगातार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से हम लोग मना रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बात की है कि भाग 17 में जो है भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख है, और अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी भाषा को स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 344(1) अनुच्छेद है, अनुच्छेद 344(1) के अनुसार 8वीं जो अनुसूची है, प्रारंभ में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। इसमें कहा गया, जो अनुच्छेद 343(1) में ये कहा गया कि जो 8वीं अनुसूची है, प्रारंभ में उसमें केवल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 14 भाषा किसमें? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कोई पूछ लेगा कि अनुच्छेद 344 में क्या है, आप लोग बताएंगे कि इसमें 8वीं अनुसूची का उल्लेख है। प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो हम लोग जो है 22 भाषाओं को तो याद ही करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी कौन कौन सी थी, और कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई। तो इसके बाद कुल मिलाकर हम कितने 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। हम लोग बात कर रहे थे अनुसूची 8 में जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी उसकी बात कर रहे हैं। तो 14 भाषाएं यही थी: असमिया, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, हिंदी। जो 14 भाषाएं थी ये क्या थी? प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 14 भाषा का उल्लेख हम लोगों ने देखा था प्रारंभ में जो थी। तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। फिर 71वीं संविधान संशोधन 1992 में
16वीं भाषा नेपाली जोड़ी गई, 17वीं भाषा कोंकणी जोड़ी गई, 18वीं भाषा मणिपुर जोड़ी गई। तो इसको ध्यान दीजिए, 71वीं संविधान संशोधन 1992 में 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा कोंकणी और 18वीं भाषा जो है मणिपुरी जोड़ी गई। और इसमें इसको याद करने के लिए हम लोगों का ट्रिक है ना से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी भाषा। तो इसको ध्यान रखिए, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कि 15वीं भाषा, 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो जो भाषा जोड़ी गई थी, 19वीं भाषा थी बोडो, और 20वीं भाषा थी डोगरी, और 21वीं भाषा थी मैथिली, और 22वीं भाषा थी संथाली। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं बोडो मास। इससे हो गया बोडो, ड से डोगरी, माँ से मास, मैथिली, और सा से जो है संथाली। तो बोडो मास आप लोग याद करिएगा, इससे आपको जो है ये चारों भाषा याद हो जाएगी। बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से जो मैथिली हो जाएगा, और सा से संथाली हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी 22 भाषा जो संविधान में उल्लेखित हैं आपको बताया गया। तो अगर पूछ लेगा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में आप लोग बताएंगे 14। फिर 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, फिर 16वीं जोड़ी गई थी नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर कोंकणी, फिर जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से आप लोग बताएंगे और ध्यान रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोगों ने भाषा को देखा। पहले भाषा की परिभाषा देखा, आज हमने उपभाषा देखा, बोली देखा, राजभाषा देखा, उसके बाद राष्ट्रभाषा जाना, फिर हिंदी में जो संविधान में कहाँ स्थान मिले इसको देखा, संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख है, किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है, हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये लोग हम देखें। अब ये हम लोग एक पूरा जो पढ़े थे उसका एक बार सारा निकाल लेते हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में अगर बोली कोई भाषा, अगर छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पर अपने भावों का आदान प्रदान किया जा रहा तो वो है बोली। उसके बाद इससे बड़े क्षेत्रों में जो अगर अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है वो है उपभाषा। इससे बड़े क्षेत्रों में अगर अपने भावों का एवं विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है तो वो होती है भाषा। ये हो जाएगी आपकी राजभाषा, और इस सबसे और इसके बाहर जो आएगा वो होगा राष्ट्रभाषा। तो मतलब इसका ये हुआ कि बोली से मिलकर उपभाषा बनती है, उपभाषा से मिलकर भाषा बनती है, भाषा जो है और राजभाषा होती है, और राजभाषा जो है राष्ट्रभाषा होती है। इसका मतलब ये हुआ है। तो भारत में राष्ट्रभाषा है नहीं। अब पूछ रहे हिंदी क्या है, राजभाषा है। भाषा आप लोग जान ही रहे। उपभाषा क्या है, बोली एक छोटे से क्षेत्रों में बोली जाती है, उपभाषा उससे बड़े क्षेत्रों में, भाषा एक बड़े क्षेत्रों में, और राष्ट्रभाषा पूरे उसकी देश की एक राष्ट्रभाषा होती है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस तरह से हमने आपको पूरे भाषा का ज्ञान दिया, बताया कि कैसे होता है, और कल हम लोग जानेंगे लिपि के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को
आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये आप लोगों ने देखा, और आप लोग हमसे बहुत बड़ी संख्या में जुड़िए। हम लोगों ने जो ये सीरीज़ श्रृंखला शुरू की है, हिंदी और मैथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे भी लगातार वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। आरबी सर आज आप लोगों को मैथ की पहली क्लास डाल दिए हैं, और हमारी ये दूसरी क्लास है। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें रेगुलर वीडियो पड़ता रहेगा। आप लोगों को सहयोग चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जय हिंद।